दमा भी इसके साथ गहरा ताल्लुक रखता है। दमे के लिए अमूमन रेक्टम सल्फ बहुत अहम समझी जाती है। अगर साइकोटिक पेरेंट्स लिखा हुआ है, अब साइकोटिक पेरेंट्स का कितना पता चलेगा? वो पेरेंट्स जिनको साइकोसिस हो, यानी सुजाकी मादे या उनकी इलामतें पाई जाएं, उनके बच्चों में अगर दमा हो तो वो नेट्रल सल्फ से भी ठीक हो जाता है, मगर मेडोरिनम उसमें देनी पड़ती है उसकी इलामतों को खोलने के लिए। कई दफा नेट्रल सल्फ असर नहीं करती, लेकिन मेडोरिनम कहते हैं असर करेगी। इसका मुझे तजुर्बा नहीं है, मगर ये मुझे पता है कि कैलकेरिया सल्फ दमे में बहुत असर करती है। नेट्रल सल्फ भी करती है, मगर ये जो है कि मेडोराइनम देख के नेट्रल सल्फ, ये मुझे कभी तजुर्बा नहीं हुआ। लेकिन कैलकेरिया सल्फ कैंट के मुताबिक तो मिर्गी की चोटी का इलाज है, लेकिन दमे में भी बहुत मुफीद है। अगर बलगम इतना गहरा हो कि लगता है कि उसके लंग्स की नीचे से खींच कर निकाल के बाहर लाया जा रहा है और उस पर लंबे दौरे पड़ते हैं, उसमें ये दवा मुफीद है। मैंने रबा में बाज पुराने मरीज ऐसे देखे थे जिनको सिल और दमा दोनों की इलामतें इकट्ठी पाई जाती थी। उनके बड़ा तकलीफ दे नजर आता है जब वो खांस अपने साथ ही वो लिए फिरते थे प्याला थूकने वाला, और जब वो खांसी आती थी तो लंबी गहरी फूक के नीचे से निकलती थी आवाज, लेकिन वो जब तक वो छोटा सा छिछड़ा सा अंदर जो बन रहा है बलगम का, वो पूरा सफर करके बाहर ना आ जाए, वो बहुत खतरनाक हालत हो जाती थी। तो उसमें ये मेडोराइनम के मुताबिक तारीफ है कि ये बहुत मुफीद साबित हो सकती है, मगर मेडोराइनम मैंने खुद नहीं कभी इसी मौके पर दी। डीप जो बैठती है बलगम गहरी, उसमें काली आयोडाइड और काली काब, ये दो दवाएं मैंने मुफीद देखी हैं, इनको मैंने बारहा इस्तेमाल भी किया है। और आर्सेनिक आयोडाइड भी। आर्सेनिक आयोडाइड पहले तो मैं रूटीन के तौर पर दिया करता था, मगर अगर जख्म हो और उसकी वजह से वहां बाज़ नासूर बन जाते हैं, उनमें आर्सेनिक आयोडाइड के मुकाबले पर काली आयोडाइड ज्यादा मुफीद है, पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम का लंग्स की गहरी बीमारियों से ताल्लुक है, तभी काली कार्ब का भी। इसीलिए पहले मैं आर्सेनिक आयोडाइड पर ज्यादा जोर दिया करता था, फिर आहिस्ता शिफ्ट कर गया काली आयोडाइड की तरफ। मुझे काली कार्ब और ये दोनों लंग्स की गहरी बीमारियों से ताल्लुक रखते हैं, और इतना गहरा असर है, ताकत है इनमें कि बाद में कैविटीज भी बंद हो जाती हैं। सिल की वजह से जो कैविटीज पैदा हो जाती हैं, अगर काली काब खिलाई जाए कुछ अर्सा तो रफ्ता रफ्ता कैविटीज बंद हो जाती हैं। ये एक्सरे रिपोर्ट से मुझे पता चला है। ऐसे मरीज जो सिल के काफी आगे एडवांस केसेस थे, उनमें इलामतें बजाय बेसिलिन वगैरह की नहीं थी, बल्कि मरकरी की थी। तो मैंने मर्कसॉल दिया उसी ताकत में 1000 में, और 7 रोजाना काली काप थेरेपी। 1-2 महीने के बाद या शायद 3 महीने के बाद वो मरीजा बहुत बेहतर महसूस किया उसने। तो जहां पहले वो डॉक्टर के पास एक्सरे कराया करती थी, उसी के पास जाके उसने एक्सरे कराया, डॉक्टर ने कहा कि तुम तो वो हो ही नहीं। लेकिन मैं वही हूँ, मेरे पास पहले अपना रिकॉर्ड साल लगे, कहते मैं नहीं मान सकता, हमारे इल्म में कैविटीज कभी नहीं बंद हुई और तुम्हारी कैविटीज बंद हो गई हैं। जो खला पैदा हो गए थे ना, वो पता नहीं किस तरह वो जुड़ गई आपस में, मगर उसके बाद फिर वो मरीजा जब तक जिंदा रही है कभी उसको वो तकलीफ नहीं हुई। मुझे पता नहीं कि मरी कि नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जब तक मैं था वहां कभी इतफाक से उससे राब्ता हुआ तो वो बिल्कुल ठीक रही। तो काली पोटेशियम में लंग्स के साथ एक ताल्लुक है, और काली काब और काली आयोडाइड का बहुत गहरा ताल्लुक है।
اگر السریشن نہ ہوئی ہو، گہرے زخم نہ ہو، تو گہری کھود کر نکالنے والی بلغم میں آرسنک آئوڈائڈ بہت مفید ہے. وہ نہیں میں دیتا ہوں سر. پین رومیٹک شارپ چیسٹ میں اگر ہو، چھاتی میں کوئلوں کی طرح بجلی کے درجے ہوں تو اس میں بھی مفید بتائی جاتی ہے.